एनडीए में उपराष्ट्रपति के नाम पर मंथन तेज, 6 राज्य के राज्यपाल के नाम में हो रही चर्चा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का नाम भी रेस में शामिल। 9 सितंबर को होना है मतदान। बिहार में शुरू हुई महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हुए शामिल। एसआईआर के खिलाफ 16 दिन में 20 जिलों का करेंगे दौरा। पटना में सुशासन का सार आपके द्वार अभियान की शुरुआत। जेडीयू कार्यालय से रवाना हुआ रथ, महिलाओं के हित में हुए काम का होगा प्रचार। पलामू में बबलू हत्याकांड मामले से उठा पर्दा, प्रेम प्रसंग में की गई हत्या, 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। और साहेबगंज में उफान पर गंगा जी, आसपास के इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, 1000 से ज्यादा परिवार बेघर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं देश में अगले महीने होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की। देश में जल्द ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी कुछ नामों पर चर्चा तेज हो गई है। कयासों की इस फहरिस्त में सबसे ऊपर दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी उपराष्ट्रपति पद की रेस में शामिल हैं। और अब बात कर लेते हैं बिहार में शुरू हुई वोट अधिकार यात्रा की। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। लोहिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको यह समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। चाहे कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया। लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बयान की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन के बाद भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच सैन्य संघर्ष को रोकने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। और अब बात चाइना के डबल गेम की।
चीन पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ाने में मदद कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान को 8 हंगोर श्रेणी की पनडुब्बियां देने का ऐलान किया है, जिसमें से 3 सौंप दी गई है। इन पनडुब्बियों को ग्वादर बंदरगाह और हिंद महासागर में तैनात किया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार चीन पाकिस्तान को 81% से ज़्यादा सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का पता बहुत जल्द बदलने वाला है। वर्तमान में पीएमओ साउथ ब्लॉक में स्थित है, जो अगले महीने एग्जीक्यूटिव इनक्लेव में शिफ्ट हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए इस नए इनक्लेव में प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और एडवांस कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी होगी। गौरतलब है कि नया पीएमओ प्रधानमंत्री के आवास से ज़्यादा नज़दीक है। साउथ ब्लॉक स्थित पीएमओ में आधुनिक सुविधाओं की कमी के साथ साथ जगहों की भी कमी महसूस की जा रही थी। खबरों के सफर में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं करे और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात कर लेते हैं पलामू हत्याकांड से जुड़ी खबर की। पलामू जिले में बबलू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हत्या प्रेम प्रसंग के कारण की गई थी। इस मामले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सदर थाना प्रभारी लालजी ने मृतक के परिजनों के आवेदन के आधार पर कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगभग सुबह में 6:30 बजे एक सूचना मिली थी कि रेलवे पटरी पे एक लड़का का बॉडी जो है 2 भाग में मतलब कटा हुआ एक बॉडी मिला है और प्रथम दृष्टया तो ऐसे लग रहा था कि ट्रेन से कट के किसी लड़का का जो है मृत्यु हुआ है। इसी का जब जांच शुरू किया तो मृतक का पहचान जो है अमरेंद्र सिंह और बबलू सिंह, लगभग 22 साल उम्र है और सुआ का रहने वाले के रूप में पहचान हुआ। और उधर बिहार में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। इन दिनों गंगा नदी की प्रलयकारी प्रकोप मानो सब कुछ मिटाने की जीत पर अड़ गई है। जी हां, ताज़ा मामला साहिबगंज जिले में गंगा नदी राजमहल प्रखंड क्षेत्र के गदाई दियारा पंचायत क्षेत्र का है, जहां निवास करने वाले कुल 14 टोला के 1100 परिवारों के सिर से छत छिन गया है। जब हमारे संवाददाता अपनी जान पर खेलकर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और बाढ़ पीड़ित लोगों से बातचीत की तो प्रभावित लोगों ने जो कुछ भी सुनाया वो बेहद ही चिंताजनक है।
इस वक्त हम मौजूद हैं साहेबगंज के गदाई दीरा में और गदाई दीरा के कुल 14 टोला के 1100 परिवार के जो है 3600 आबादी यहाँ पर जो है बाढ़ में प्रभावित है। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ देख पा रहे हैं ये गदाई दीरा की तस्वीर है, किस प्रकार से दिन और रात जो है लोगों की जिंदगी है। यानी कि यही नाव लोगों का बसेरा है और यही नाव ये लोग को जो है वर्तमान समय में ये लोग की अगर बात की जाए तो वही नाव में ये लोग घर समझ करके ये लोग जिंदगी यापन कर रहे हैं, चाहे खाना बनाने का काम हो या फिर खाने का काम हो या फिर रात और दिन बिताने का काम हो, इसी नाव के सहारे ये लोग दिन रात बिता रहे हैं। गदाई दीरा जरा जूम करके दिखाइए कि किस प्रकार से जो पूरा घर, चाहे घर हो छत हो, वो पूरी तरीका से डूब चुका है और लोग जो है नाव के सहारे अपना जिंदगी यापन करने को मजबूर हैं। हालांकि यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा इन लोगों को क्या क्या मदद पहुंचाया गया है, कैसे ये लोग जिंदगी यापन कर रहे हैं, ये लोग से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चाची बताइए कहाँ से आ रहे हैं? चाची इधर घूमिए, कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे हैं पानी हेलते हेलते, पानी पीने को नहीं मिलता है, नलका डूब गया है तो जाते हैं पानी बल्टी लेके पानी आने के लिए। हाँ। कैसे जिंदगी है चाची, यहाँ स्थिति कैसा है? अरे बाप रे, हम लोग का बहुत स्थिति खराब, इतना स्थिति खराब है जो कहने वाला बात नहीं है। हम लोग का कुछ नहीं मिलता है, न खाने के, न पीने के, न ओढ़ने के। बांस के मचान का रहे, चौतरा पर सामान रखे, गेहूं रखे, गोटा भंस गया, खाने के नहीं मिलता है। भूसा रखे गोरु के खिलाने के लिए तो भूसा भी भंस गया, कुछ नहीं है, सब कुछ डूब गया है, सब कुछ डूब गया। इसके अलावा मेरे साथ और भी है, इन लोग से जानेंगे। चाचा बताइए किस प्रकार की स्थिति है यहाँ पर? लोग काफी भयावह है, भयभीत हैं क्योंकि गंगा नदी का पानी भरा हुआ है। ये लोग नाव के सहारे जिंदगी यापन कर रहे हैं। जी सर, लगभग हम लोग का 20 से 25 दिन हो गया पानी घुसा हुआ, जो कि बहुत जल स्तर जो है बढ़ते जा रहा है। पानी इतना खतरे के निशान से बढ़ रहा है कि लोगों जो है छतों पर रह रहा है किसी तरह प्रकार से। ये वो छत है, 4 परिवार है, उसी पर किसी तरह एडजस्ट करके रहता है। अभी तक जिला प्रशासन जो है अभी तक हम लोग का कुछ नहीं दिया है, बस एक बार चूड़ा दिया है 1 किलो कर 1.5 किलो करके, बस। इसके अलावा अभी तक कोई राशन अभी नहीं दिया गया है। कितना दिन से ये इलाका डूबा हुआ है? लगभग 25 दिन हो गया। अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या कुछ आपको लोगों को राहत के नाम पर मिला है? जी कुछ नहीं मिला है अभी तक, बस। प्रशासन दावा कर रही है कि लोगों को लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे लोग जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो है रहने वाले लोग हैं, उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। कितना प्रशासन का पहल दिख रहा है? प्रशासन से तो अगले मीडिया के माध्यम से लगभग 8-10 दिन हो गया। जिला प्रशासन के द्वारा से फिर जांच में आए थे सीआई साहब, एसडीओ साहब और कर्मचारी। इस जांच के पड़ताल के माध्यम से यहाँ पर जो है 8 दिन पहले चूड़ा दिया, इसके बाद और कुछ नहीं दिया। केंद्र सरकार से जो बाढ़ पीड़ितों के लिए जो जिला में जो आवंटन दिया जाता है, वो कहाँ हम लोग का लाभ मिल पा रहा है? कुछ नहीं लाभ मिल पा रहा है, ना अभी तक न चावल, ना चूड़ा, न दाल, न आलू, न नमक, न भी मवेशी के लिए कोई चारा दिया जा रहा है। बहुत तरह किसी प्रकार से यहाँ हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। चाची कहाँ आप लोग क्या ऐसी नाव पर रह रहे हैं? हम लोग ऐसे ही रहते हैं नाव पे। और कितना दिन से रह रहे हैं? भले 20-25 दिन से रहते हैं, 25 दिन से। नाव पर खाते हैं, नाव पर पीते हैं? नावे पर खाते हैं, नावे पर पीते हैं। अच्छा। नावे पर झाड़ा पेशाब सब होते हैं। अच्छा। नावे पर नहाते हैं, पानी लेके गीज के। अच्छा। बाल्टी से। अच्छा। कपड़ों भी खींचते हैं, नहाते हैं बाल बच्चा सबके। अच्छा। नावे पर तो हम लोग मचान धर के अपन खाना पीना पुड़िया लटका के बना लेते हैं, खा लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग? और अगर नाव अगर डूब जाता है या गंगा नदी का पानी तेज हो जाता है बहाव, तो चल जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? हम लोग ये रिश्ता है तो हम लोग क्या करेंगे? डूब के चल जाएंगे। इसके अलावा मेरे साथ और भी लोग हैं, हम लोग उनसे भी जानेंगे आखिर जो है किस प्रकार की स्थिति है उनका। चाची बताइए आप लोग इसी नाव पर रहते हैं क्या? कब से रह रहे हैं? 10-15 20 दिन से। 20 दिन से? खाना पीना कैसे खाते, कैसे बनाते हैं? खाते हैं यही नाई पर बनाते हैं, यही खाते हैं। चूड़ा चाल भी नहीं है, क्या करें हम लोग के। और दिन भर घूमते रहते हैं नाव में? हाँ, दिन भर घूमते रहते हैं। जिला प्रशासन की तरफ कुछ मिला है रात से भी? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। नहीं मिला है, नहीं मिला है। जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सिर्फ तस्वीर देख पा रहे हैं, यानी कि यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अभी जो हम लोग नाव पर जो है सवार हैं, यही नाव हम लोग का घर है और यही नाव हम लोग का द्वार है। यही नाव में हम लोग खाना बनाते हैं और यही नाव में हम लोग खाते हैं और इसी में हम लोग रहते हैं। आपका नाम क्या होता है? कैसे रहते हैं इस पर? बहुत कष्टी से रहते हैं। कैसे रहते हैं? इतना गुनाही है, इतना सारा आदमी रहते हैं, 2-4 घर के।
अन्हड़ आता है, तूफान आता है, भंसता है, नाई कभी ढेव में डूब जाएगा, कभी क्या हो जाएगा। इसका कोई मानने नहीं है आप लोग सरकार के। नाव पर क्यों रहे? घर द्वार नहीं आप लोग का? घर द्वार है, घर द्वार में सांप बुलता है, कीड़ा बुलता है, बहुत सांप आता है, हाबीजा भी चढ़ता है, पिल्लू पकोई। खर के घर है, कहाँ रहेंगे? पूरा डूबा हुआ है घर। घर डूब गया है, दिखता नहीं है, इतना कहाँ रहेंगे छपड़ी पर। आप लोग का मिट्टी का घर के पक्का का घर है? हम लोग का टाटी के घर है, थोड़ा बहुत पक्का है, छोटा मोटा। तो छत पर नहीं रहते हैं? रहते हैं, छोटा छत है तो कितना रहेंगे? बकरी रखे हैं, हम लोग रहते हैं, कभी नाव पे रहते हैं, कहाँ रहेंगे? यानी कि जो बकरी है उसको छत में बांध दिया, आप लोग नाव पर रहते हैं। हाँ। और जो खाना पीने का कैसे खाना बनाते हैं इस पे? उठा चूल्हा पे बनाते हैं, छोटा छोटा चूल्हा रहता है, उसी पर बनाते हैं। एक बेला बनाते हैं, 2 बेला खाते हैं, उसी के सहारे। और राहत सामग्री कुछ वितरण मिला आप लोग को? नहीं मिला है। एक बार चूड़ा मिल गया है 2 किलो करके, अब उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला है। सिर्फ चूड़ा ही मिला है 2 किलो? हाँ। अगर हम बात करते हैं जो नाव पर लोग सवार हैं, उनका सीधा तौर पर कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा हम लोगों को राहत सामग्री के नाम पर सिर्फ 2-2 किलो चूड़ा ही मिला है, इसके अलावे और कुछ नहीं मिला है। और एक छोटा सा घर पक्का का है जिसमें हम लोग जो है बेजुबान पशु यानी कि बकरी सबको बांध कर रखे हैं और हम लोग नाव पर अपना जिंदगी यापन कर रहे हैं। गोविंद ठाकुर। और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं साहिबगंज संवाददाता गोविंद से। जी गोविंद, बताएं, बाढ़ की विभीषिका के मद्देनजर क्या ताजा जानकारी है आपके पास? पूरे झारखंड राज्य में साहिबगंज जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां से होकर के उत्तर वाहिनी गंगा नदी गुजरती है। और इस जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि जिले से होकर के गंगा नदी गुजरती है, लेकिन बाढ़ बारिश के महीना में इसी गंगा नदी का जो है प्रकोप इस जिले के लोगों के लिए अभिशाप बन जाता है। और वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो साहिबगंज जिले के 3 प्रखंड, एक सदर प्रखंड, राजमहल और उधवा प्रखंड क्षेत्र के में आने वाले जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो बसने वाले लोग हैं, वो इन दिनों बाढ़ से पूरी तरह से जो है त्राहिमाम है। खास करके गदायदीरा की स्थिति जो है वो बद से भी बदतर है। गदायदीरा के 14 टोला के 1100 परिवार के 3600 आबादी जो है वो पूरी तरह से प्रभावित है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और पानी घुस जाने से जो लोग बेघर हो गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो किसी तरह से अपने जान बचा करके जो जिला प्रशासन के द्वारा राहत शिविर बनाया गया है वहां पर जाकर के शरण लिए हुए हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर के ऊपर जो छत है, छत पर किसी तरह से जो है तंबू टना करके या फिर प्लास्टिक टना करके रहने को विवश है। जी जानना चाहेंगे कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन की ओर से राहत बचाव के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, जिला प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो जिले के डीसी हेमंत सती जो है काफी एक्टिव है और वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आने वाले जितने भी गांव है या जितने भी इलाका है जो सारे क्षेत्र में जो है नजर बनाई हुई है। और लगातार जिला प्रशासन की टीम जो है, चाहे वो राजमहल अनुमंडल पदाधिकारी हो या फिर जो है राजमहल अंचल अधिकारी हो, तालझारी अंचल अधिकारी हो, उधवा अंचल अधिकारी हो, उनके द्वारा जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जो है दौरा किया जा रहा है। और दौरा करके जो राहत सामग्री है जिला प्रशासन की ओर से वो भी वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ जहां पर स्थिति जो है बहुत ही भयावह है, वहां के लोगों के लिए जो है राहत सामग्री जैसे चूड़ा गुड़ के अलावे जो है उन लोगों को तिरपाल भी जो है दिया जा रहा है ताकि वो लोग ऊपर में टना करके रह सके। जी चलिए गोविंद, इन ताज़ा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता गोविंद, साहिबगंज से बता रहे थे कि वहाँ पर बाढ़ की विभीषिका देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है प्रभावित परिवारों को। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं शशि थरूर के बयान की। शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया गया। हालांकि अब इसे लेकर सियासी गलियारों में सवाल भी उठने लगे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल में जन्माष्टमी न मनाने पर प्रश्न पूछा है। उनका कहना है कि जब पूरे देश में जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई गई तो केरल में 6 हफ्ते बाद क्यों मनाई जाएगी। दरअसल मलयालम कैलेंडर के अनुसार इस साल जन्माष्टमी 14 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी, मगर शशि थरूर ने इस पर आपत्ति जताई है। शशि थरूर का कहना है कि केरल के लोग क्रिसमस का त्यौहार अलग अलग नहीं मनाते हैं तो जन्माष्टमी पर भेदभाव क्यों होता है। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।